हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने एक नई क्लास शुरू की हुई है ऑब्जेक्टिव जीएस की, जिसे मैं स्टैटिक जीएस बोलता हूं। तो आज हम स्टैटिक जीएस का एक वन लाइनर वाला पोर्शन पढ़ेंगे। और कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो क्वेश्चन आंसर पढ़ाए थे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उनके साथ मैंने उनकी डिटेलिंग करी थी और उनको समझाया था। तो एक दिन हम उनकी डिटेलिंग करेंगे, एक दिन हम ऐसे पढ़ेंगे, मतलब जैसे सही लाया करेगा मैं उसको वैसे पढ़ाता चलूँगा, आप वैसे ही नोट करते चले। तो कल जो मैंने 4-5 क्वेश्चन पढ़ाए थे आप उन्हें नोट कर ले अच्छे से, उन्हें पढ़ें। आप यकीन माने पेपर में कहीं ना कहीं वहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, पक्का फंसेगा। और अभी बीच बीच में मैं आपको पूरे हफ्ते में जो मेन न्यूज़ हुआ करेगी करंट की उसको भी बताया करूँगा पूरे हफ्ते में, डेली नहीं करेंगे क्योंकि यार करंट के 3-4 क्वेश्चन होने होते हैं। अब आप ये सोचो 4-5 क्वेश्चन के लिए डेली अगर 20-20, 30-30 क्वेश्चन लिखो या 10-10 क्वेश्चन लिखो, क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप वैसे पढ़ना, आपको पेपर में क्वेश्चन पक्का पड़ेगा, वहाँ से कन्फर्म मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अभी रेलवे का फॉर्म आ रहा है, रेलवे के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 5 तारीख से, जो आज डेट बताई गई है 5 जून से 23 जून तक चलेंगे। तो उस रेलवे का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे नेगेटिव मार्किंग है, ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम पहले अपने क्वेश्चंस करते हैं, फिर बात करेंगे। तो हम जिन क्वेश्चंस को कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वन लाइनर वाले। कल मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि जो प्रीवियस ईयर में थे, और आज मैं सीधे सीधे उनकी वन लाइनर से स्टार्ट करूंगा। कि जैसे एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, इस प्रकार ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। तो आज जो मुझे आपको क्लियर करना है वो मुझे क्या क्या बताना है। एक तो मुझे ये बताना है भारत के प्रमुख भौगोलिक नाम, इन्हें कहते हैं प्रमुख भौगोलिक नाम, कि किस जगह का क्या नाम है, ऐसे करके। और एक मैं आपको क्लियर करूंगा आज डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर वाली बात। इस स्लाइड को देखें, विभिन्न पैमानों पर तापमान। तो ये फॉर्मूला बहुत आता है पेपर में, ये वाला। और ये खूब पूछते हैं जल का सामान्य तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जल किस तापमान पर जमना स्टार्ट हो जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब 0 डिग्री नहीं आता तो पूछा फ़ारेनहाइट पे कितने पे जमता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगर 32 नहीं आता तो केल्विन पूछेगा। तो ये फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेंटीग्रेड या सेल्सियस क्या होता है आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं ऑब्जेक्टिव जीएस के अंदर 2 चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको, एक ये वाला पार्ट और एक जो मैंने अभी लिखा हुआ है भौगोलिक नाम वाला, वो वाला पार्ट। तो 2 चीज़ें मैं आपको कवर करता हूँ यहाँ से, समझ में आया? तो इस स्टैटिक जीएस को आप बिल्कुल भी इसे मत मानना कि ये तो भाई फिर कर लेंगे, नहीं। इसे आप जरूर नोट करना, नोट्स बनाना, आपको यहाँ से पक्का क्वेश्चन मिलेगा। पेपर पास होने के लिए देखो मैथ और रीजनिंग तो बहुत अच्छा होना चाहिए, और जीएस में कम से कम इतनी पकड़ आ जाए कि अगर 40 क्वेश्चन आए तो हमें 50-60% तो लग जाए, कि 20 से 22-23 क्वेश्चन अगर जीएस में हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बाकी मैथ रीजनिंग पूरा करके हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, आप खूब आराम से पेपर को पास कर लेंगे। तो कल मैं यही स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि रेलवे का पेपर पास कैसे होगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिन आप देखो मैंने तो अभी शुरू करा है पढ़ाना ऑनलाइन, तो आप लोग जो पहले से पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स को देखें, समझो उन्हें कैसे काम करेंगे। और नहीं तो मेरी क्लास के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आने वाले समय में मैं बहुत सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, फिर आप देखना मैक्सिमम चीज़ें आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से पक्का मिलेंगी। ऐसा आप नहीं निकाल, आप ऐसा नहीं कहोगे क्या ये ऑनलाइन टीचर ने भी हमें ऐसे ही पढ़ा दिया है ना, कि कुछ आया नहीं, ऐसा आप नहीं बोलोगे। बिल्कुल भी कंफर्म मानना, भगवान पे विश्वास करना, मैं तो उन्हीं को मान के सारे काम करता हूँ। जो पढ़ाएंगे आपको पक्का पेपर में मिलेगा, ठीक है। अगर हमने लगभग आपको पूरा का पूरे हमने 40 क्वेश्चन कराए किसी चीज़ में, तो आप मानना कि 40 क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप मानना उसमें से 20 से 22 पढ़े हुए पक्का मिलेंगे। बस एक काम एक्स्ट्रा अपने पास से कर लेना कि आप एक तो न्यूज़ सुन लेना और एक न्यूज़पेपर पढ़ लेना, इनके अलावा कुछ नहीं करना, बस नोट्स को देखना, काम हो जाएगा। आज जो हमारी क्लास है ऑब्जेक्टिव जीएस की, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ भारत के कुछ प्रमुख भौगोलिक नाम, भारत के प्रमुख भौगोलिक नाम। तो पहला क्वेश्चन है भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? तो भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग कहता है जमशेदपुर को। सीधा क्वेश्चन आएगा पेपर में कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। और जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहते हैं, ठीक है, जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहते हैं। अब भारत का पिट्सबर्ग क्यों कहा गया जमशेदपुर को, जरा समझना। पिट्सबर्ग अमेरिका में एक जगह है, कहाँ पर? अमेरिका में। तो पिट्सबर्ग में, अमेरिका में जो जगह है वहाँ पे इस्पात का बहुत अच्छा काम होता है। इस्पात यानी कि स्टील,
स्टील का बहुत अच्छा काम होता है। तो वैसा ही स्टील का काम भारत में जो होता है वो जमशेदपुर में होता है, इसलिए जमशेदपुर को ये कह दिया भारत का पिट्सबर्ग। यानी कि जैसे पिट्सबर्ग में इस्पात का काम होता है, ऐसे ही भारत में इस्पात यानी स्टील का काम जमशेदपुर में होता है, इसलिए जमशेदपुर को कहते हैं भारत का पिट्सबर्ग। समझ में आया? तो क्यों कहते हैं ये भी मैंने बता दिया। और पेपर में आएगा भारत का पिट्सबर्ग कौन सा है, तो आप बताएंगे जमशेदपुर है। सही है? तो देखो, पिट्सबर्ग अमेरिका में एक जगह है जहां स्टील का कार्य ज्यादा होता है। इसी प्रकार जमशेदपुर में भी इस्पात का कार्य होता है, इसे भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं, इसलिए इसे भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है और झारखंड साल 2000 में बिहार से काटकर बनाया गया था। मैंने सारी चीजें यहीं पे मेंशन करी है। देखो, पेपर में क्वेश्चन बना भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, आप बताओगे जमशेदपुर को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इस्पात यानी स्टील का काम अच्छा होता है। जमशेदपुर का एक और नाम क्या है? टाटा नगर है। और पिट्सबर्ग कहाँ पे जगह है? यूएसए में जगह है। पिट्सबर्ग में क्या होता है? इस्पात का काम वहाँ पर भी अच्छे लेवल पे होता है। तो ये वाली बातें क्लियर होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन बनाएगा कि जमशेदपुर जगह कहाँ पे है, तो एक क्वेश्चन बना यहाँ से झारखंड में। क्लियर हुआ? अब जब झारखंड की बात आ गई तो फिर ये भी पूछ सकता है कि झारखंड जो है किससे काटकर बनाया गया था, तो झारखंड बिहार के दक्षिण भाग को काटकर झारखंड बनाया गया था। अब अगर ये पूछ लिया कि झारखंड किसे काटकर बनाया गया, तो ये भी पूछ सकता है कब बनाया गया, तो झारखंड बनाया गया 2000 में। जब 2000 में झारखंड बनाया गया तो ये भी पूछ सकता है वो कौन से नंबर का राज्य बना था, तो बनाया गया था 28वें नंबर का राज्य। तो झारखंड जमशेदपुर से रिलेटेड मैंने सारी बातें कवर करने की कोशिश की है। मैं अगर आपको मैप दिखाऊं यहाँ पर बिहार का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों का अगर मैं मैप दिखाऊं, क्योंकि ये यूज होंगी चीजें, तो मैं मैप दिखाता हूं आप लोगों को। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ऐसे लो, फिर मैं समझाता हूं इसे पूरा और मैप भी दिखाता हूं। चलो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। तो मैं क्या बता रहा था कि भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहते हैं। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है। तो यहाँ तक की बात आ गई थी। अब ये झारखंड बिहार के दक्षिण भाग को काटकर बनाया गया था। अब जरा समझ लो, बिहार के दक्षिण भाग को काटकर झारखंड बनाया गया। जब झारखंड बना था तो झारखंड के साथ दो राज्य और बने थे। एक बना था उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तरांचल कहते थे, फिर उत्तराखंड नाम कर दिया गया उत्तराखंड, और एक बना था आपका छत्तीसगढ़। तो इन तीनों राज्य को यहीं देखो, एक क्वेश्चन से तीन चीजें निकली। कैसे? पहले पूछेगा भारत का पिट्सबर्ग, तो आपका आंसर आया जमशेदपुर। दूसरा क्वेश्चन बना जमशेदपुर कहाँ है, तो आपका आंसर बना झारखंड में। तीसरा क्वेश्चन बना झारखंड किसको काटकर बनाया गया, आपका क्वेश्चन बना बिहार को। फिर क्वेश्चन बना झारखंड कब बनाया गया, तो सन 2000 में। समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहाँ तक का? तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहीं से एक क्वेश्चन बना कि इसे पिट्सबर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस्पात का यानी स्टील का काम ज्यादा होता है। इसका एक और नाम है क्या? टाटा नगर। तो ये सारे काम हो गए। देखो, पिट्सबर्ग अमेरिका में है, एक जगह है पिट्सबर्ग अमेरिका में, जहाँ पे क्या होता है? स्टील का काम होता है। इसलिए भारत में स्टील का काम कहाँ होता है? जमशेदपुर में। तो उसको यहाँ का क्या बोल देते हैं हम? पिट्सबर्ग कह देते हैं। इसे भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। किसको? जमशेदपुर को। जमशेदपुर झारखंड में है। झारखंड साल 2000 में बिहार से काटकर बनाया गया था। दक्षिण भाग को बिहार के दक्षिण भाग को काटा और 2000 में झारखंड बना दिया। झारखंड के साथ तीन और राज्य बने थे, वो ये रहे। 1 नवंबर, सब तीनों ही 2000 में बने हैं, नवंबर 2000 में। 1 नवंबर 2000 को बना मध्य प्रदेश, किससे? ये मध्य प्रदेश से काट कर छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से कट करके, ये रहा मध्य प्रदेश। उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से कट करके उत्तराखंड, और झारखंड बना बिहार से कट करके झारखंड। एक मिनट बच्चों, फोन आया, एक मिनट होल्ड कर लो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो अब देखो, झारखंड के साथ हमने दो राज्य और देख लिए। इसकी एक शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट बताता हूं तुम्हें, देखो ध्यान से। एक शॉर्टकट है छौझा 2000, ऐसे याद रखना। डेट को ही नहीं पूछने का ज्यादा, बहुत ही फैक्चुअल कोई पूछ रहा है तो एक बार मैं देख लूँ सही दिख रहा है क्या आप लोगों को, आप देखें ध्यान से। हाँ सही है, छौझा। अब इस छौझा का शॉर्टकट है छौझा, तो छौझा छा से बना छत्तीसगढ़, ठीक है। ऊ से बना उत्तराखंड, और झ से बना झारखंड। ये तीनों ही कब बने? 2000 में। छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से काटकर, उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से काटकर,
और झारखंड बना बिहार से काटकर। ठीक है, तो तीनों 2000 में बने। क्यों बताया मैंने ये तीनों? क्योंकि इसका जिक्र हुआ था झारखंड का। जब झारखंड का जिक्र हो गया जमशेदपुर के नाम से, तो मैंने सोचा उसके साथ दो और भी बता दें, क्या पता किसी पेपर में आपसे पूछ ले। तो अब आपसे कोई पूछे झारखंड कब बना, तो बता देंगे सन 2000। छत्तीसगढ़ कब बना, सन 2000। और आपका उत्तराखंड कब बना, सन 2000 में बना। छत्तीसगढ़ किससे काट कर बनाया गया, मध्य प्रदेश से। झारखंड किससे काट कर बनाया गया, बिहार से। और उत्तराखंड किससे काट कर बनाया गया, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इनको सबको एक बार मैप में देखो तो और समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये पूरा भारत का मैप है, सही। तो ये पूरा, ये देखो झारखंड है ना, बिहार के साथ लगता हुआ दिखाई देगा, दिख रहा है मैप में जो मैंने सर्कल करा है। देखो ये सर्कल जो करा है मैंने मैप में, दिख रहा है आपको, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। आप बस यहीं पे निगाह रखेंगे तो ये रहा बिहार, ये पूरा पहले बिहार था। तो सन 2000 में इस बिहार से झारखंड काट दिया, नीचे हो गया। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ये सारे याद करा दूंगा एक साथ तुम्हें, सारे के सारे, है ना। तो बिहार से काट कर बना झारखंड, तो झारखंड हो गया। अब यहाँ देखो ये छत्तीसगढ़ ये रहा और मध्य प्रदेश ये रहा। तो ये मध्य प्रदेश का भाग था छत्तीसगढ़, ये वाला हिस्सा, ये पूरा क्या था, मध्य प्रदेश। तो इसके इस वाले भाग को काट कर बना दिया छत्तीसगढ़, तो ये आ गया छत्तीसगढ़। अब देखो उत्तर प्रदेश, तो ये वाला जो भाग है हमारा यूपी का, ये सारा था उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से काटा और उत्तराखंड बना दिया। तो उत्तर प्रदेश से काट कर बना उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से काट कर बना छत्तीसगढ़ और बिहार से काट कर बना झारखंड। सब कब बने, सन 2000 में। तो ये एक्स्ट्रा बात क्यों करी, क्योंकि हमने देखा भारत का पिट्सबर्ग पूछा गया तो आप क्लियर कर देंगे जमशेदपुर। क्यों कहते हैं जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग, क्योंकि यहाँ पर इस्पात का काम होता है। दूसरा, पिट्सबर्ग में क्या होता है, यहाँ पे भी इस्पात का काम अच्छा होता है। ये पिट्सबर्ग जगह कहाँ है, अमेरिका में। ठीक है, यानी यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, समझ में आया। फिर क्वेश्चन पूछेगा, झारखंड तक की बात हो गई कि जमशेदपुर कहाँ पड़ता है, झारखंड में। जब झारखंड की बात हो गई तो फिर पूछा झारखंड किससे काट कर बनाया गया, बिहार से। जब झारखंड पूछ लिया तो झारखंड के समय में जो जो बने थे उन्हें भी पकड़ लिया हमने। झारखंड के समय एक बना उत्तराखंड, झारखंड के समय एक बना छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ काटा मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड काटा उत्तर प्रदेश से। तो तीनों राज्य एक साथ हमने कर लिए। अब आप यहाँ पर आ जाएं फिर दोबारा से, और अब देखें तो छत्तीसगढ़ बना था 26वां राज्य, उत्तराखंड बना था 27वां राज्य। छऊझा, पहले छत्तीसगढ़, बिल्कुल सीरीज में छऊझा, पहले छत्तीसगढ़ फिर उत्तराखंड फिर झारखंड। तो ये 26, ये 27, ये 28। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर, डेट याद नहीं रखना, बस सन 2000 याद रख लेना। 9 नवंबर 27वां राज्य और 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को। अब यहाँ पर एक बच्चों बात समझना, 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से काटकर बनाया गया। 2 जून 2014 को, 2 जून 2014, ये अलग से बात बता रहा हूँ, ये लिखी हुई नहीं है, ये नोट कर लेना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना बनाया गया। उसको भी आप मैप में देख लो, ये रहा तेलंगाना और ये रहा आंध्र प्रदेश। तो ये पहले पूरा एक था, पहले पूरा एक था। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से काट कर बनाया गया। कब, 2 जून 2014 को। तो राज्य अभी तक 28 थे, फिर हो गए 29। जब ये 29 राज्य हो गए तो फिर 2019 में जो जम्मू कश्मीर था, उस जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी कि 2 जून 2014 को क्या बन गया, तेलंगाना। 28 राज्य 2000 तक हो गए, 29वां राज्य बन गया तेलंगाना 2 जून 2014 को। फिर 29 राज्य चल रहे हैं 2014 तक, 2014 के बाद से 29 राज्य चल रहे हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर भारत का राज्य था, तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यानी एक राज्य बन गया केंद्र शासित प्रदेश। तो 29 में से एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो दोबारा राज्य हो गए 28। तो आज भी फिर दोबारा से कितने राज्य हैं, 28 ही राज्य हैं। समझ में आया। सबसे पहले 26, 27, 28, सन 2000 में 28 राज्य हो गए। फिर एक बना 29वां तेलंगाना, किससे कटकर, आंध्र प्रदेश से कटकर। फिर 2019 में जम्मू कश्मीर को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो फिर 29 राज्य में से एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो फिर दोबारा 28 राज्य हो गए, तो फिर 28 बन गए। इसको आराम आराम से सुन के नोट कर लेना। क्लियर हुआ, ये मैंने एक्स्ट्रा बात बता दी। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखेंगे कि भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। जमशेदपुर कहाँ पर है, झारखंड में है। झारखंड कब बना, 2000 में बना। झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना। तो छऊझा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तीनों सन 2000 में बने हैं। किससे काट कर बनाए गए बता दिया मैंने। तो पिट्सबर्ग के साथ साथ बहुत सारी चीजें कर ली। तो अब अगर पिट्सबर्ग क्वेश्चन आया तो गलत मत करना भाई प्लीज।
ठीक है। सीधा पूछेगा भारत का पिट्सबर्ग तो बताएंगे जमशेदपुर। अब तुम्हें ये भी पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस्पात अच्छा काम होता है, इस्पात का यानी स्टील का काम अच्छा होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे अपना उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं बच्चों कानपुर को। ये उत्तर भारत में यानी कानपुर उत्तर की तरफ पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर, राज्य सॉरी। यहाँ देखें कहाँ चला गया, ये रहा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, राज्य कह रहा हूँ, जिला सॉरी, जिला, इसको रफ कर देता हूँ मैं। राज्य तो उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश में बहुत से जिले हैं हमारे, है ना। तो देखें यहाँ उत्तर प्रदेश और इस उत्तर प्रदेश में पड़ता है हमारा क्या, कानपुर। अब एग्जैक्ट साइन नहीं लगाया मैंने, कभी तुमको यहाँ नहीं यहाँ पड़ता है यार, अब मेरे पास मैप का पूरा नहीं है, या मैं मैप खोलूँ उत्तर प्रदेश का तो फिर बहुत सारा टाइम लगेगा। तो आप समझे कानपुर का है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर में ही पड़ रहा है। देखो उत्तर यानी कि जो बीचों बीच से जो लाइन जाती है, इस लाइन के ऊपर का हिस्सा उत्तर का कहलाता है, लाइन से नीचे का हिस्सा साउथ का कहलाता है। ध्यान रखना, कभी किसी चीज को बांटना हो तो बिल्कुल बीचों बीच लाइन डालो, सीधी ऐसे बीचों बीच लाइन डालो तो ये वाला हिस्सा ईस्ट का, ये वाला वेस्ट का, और ऐसे बीचों बीच लाइन डालो तो ऊपर का नॉर्थ का और नीचे का साउथ का। तो उत्तर प्रदेश लाइन के ऊपर पड़ रहे हैं, उत्तर में पड़ रहे हैं, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। क्यों कहते हैं मैनचेस्टर, कि जो मैनचेस्टर जगह है वो इंग्लैंड में है और वहां पे कपड़ा उद्योग अच्छा होता है। इसी प्रकार कानपुर में भी कपड़ा उद्योग होता है, तो उसकी वजह से उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। और अगर आए भारत का मैनचेस्टर तो फिर लगाएंगे अहमदाबाद को, क्योंकि अहमदाबाद में भी काम कपड़ों का अच्छा होता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। गलत नहीं करके आना बिल्कुल भी। देखो ये तो हो गया, ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। मैनचेस्टर जगह इंग्लैंड में है जो कपड़े के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार भारत के कानपुर में भी अच्छे कपड़े पाए जाते हैं, तो इसे कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। समझ में आया? तो एग्जाम में आएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो आप बताएंगे कानपुर। क्लियर हो गया उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। अब क्या पढ़ते, अब दूसरा देखते हैं भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, यहाँ पे भी कपड़ों का अच्छा काम होता है, इसलिए भारत का मैनचेस्टर आए तो अहमदाबाद, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर आए तो कानपुर। अब आपको सिर्फ कानपुर नहीं पता चला, आपको ये पता चला मैनचेस्टर कहाँ है, मैनचेस्टर कहाँ है, इंग्लैंड। आपको ये पता चला मैनचेस्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़ों का काम अच्छा होता था मैनचेस्टर में। इसी प्रकार कानपुर में अच्छा काम होता है तो उसको बोल दिया उत्तर भारत का। फिर भारत का अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद में भी अच्छा होता है तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और उत्तर का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। क्यों कहा कानपुर, क्यों कहा मैनचेस्टर, क्योंकि मैनचेस्टर इंग्लैंड में जगह है जहाँ पे कपड़ों का काम अच्छा होता है। ऐसे ही भारत में अहमदाबाद में और उत्तर भारत में कानपुर में कपड़ों का काम बढ़िया होता है, इसलिए इन्हें भी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का कानपुर और भारत का आपका अहमदाबाद। समझ में आया? क्लियर हो गया होगा मैनचेस्टर वाली बात। दूसरा, पर्वतों की रानी मसूरी। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपल। पर्वतों की रानी मसूरी, मसूरी जाओ, बढ़िया हिल स्टेशन है, खूब अच्छा लगता है घूमने, घूम कर आओ वहाँ पर, खूब मजा आता है। तो इसलिए पर्वतों की रानी अगर आता है पेपर में तो मसूरी। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। संतरों की नगरी, बहुत ज्यादा संतरे फेमस, कहाँ पर? नागपुर में, महाराष्ट्र में। संतरों की नगरी अगर आता है तो नागपुर महाराष्ट्र। और मसालों का बगीचा केरल, मसालों का बगीचा केरल, ये साउथ में पड़ता है केरल जो है। समझ में आ गया? क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से बात, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, पर्वतों की रानी मसूरी, संतरों की नगरी नागपुर और मसालों का बगीचा केरल। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा ये वाला पार्ट खत्म। अब हम बात करते हैं पैमाने की, तापक्रम की, मतलब जो ताप नापे जाते हैं जिस पैमाने पर, हम उसको देख लेते हैं। एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, आप लोग देख लें। अगर इसमें कुछ डाउट लगे ना तो आप मैसेज कर सकते हैं भाई, ठीक है। कुछ डाउट लगे तो मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। और यार आप लोगों से बस एक ही दरख्वास्त रहती है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें, मेहनत करें। मेहनत करोगे तो पक्का भगवान आपको सफलता देगा। तो खूब बढ़िया से मेहनत करें, दब के मेहनत करें, कमर तोड़ दो बिल्कुल मेहनत करते करते, है ना। और अगर मुझसे और कुछ चीज़ स्टार्ट करवानी है तो बताओ, किस चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है तो मैसेज करके बता दिया करो। वैसे मैं और भी चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट करने वाला हूँ कि आपको एक दिन में 3 वीडियो मिले, कि लगभग आपके पास जो वीडियो बने वो ऐसे हो जाए 3 घंटे के आसपास, कि 3 पार्ट हो जाए 3 घंटे, 1 घंटा ये पढ़ लिया, 1 घंटा ये पढ़ लिया, 1 घंटा ये पढ़ लिया, इस तरीके से। चलो अब हम देखते हैं विभिन्न पैमाने पर तापक्रम। यहाँ तक का अलग रजिस्टर, मतलब यहाँ तक का
एक तरफ हो जाएगा और ये एक तरफ हो जाएगा। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसी तरीके कराए जाते हैं। इसमें कुछ साइंस के हो गए, कुछ फैक्चुअल हो गए, कुछ पॉलिटिक हो गए, ऐसे कराए जाते हैं। तो अब जरा देखो, विभिन्न पैमानों पर तापक्रम या तापमान दे रखे हैं, यानी जल का तापमान, कमरे का सामान्य तापमान, मानव का सामान्य तापमान और जल का क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखना। जल का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट, सही है। तो जरा देखो, जल का जो सामान्य तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होता है वो बर्फ में जम जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ बन जाता है, ध्यान रखेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में देखेंगे जल का तापमान, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल किस में जम जाता है, बर्फ में। और 273 डिग्री केल्विन। तो आपके पेपर में आएगा कि जल कितने डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में जमता है, तो 0 डिग्री। जल कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल बर्फ में जमता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर पूछता है जल कितने डिग्री केल्विन पर बर्फ में जमता है, तो 273 डिग्री केल्विन। एक साथ आ गए। कमरे का सामान्य तापमान खूब आता है पेपर में। कमरे का सामान्य तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस, कहीं 25 आता है, कहीं 26, कहीं 27, तो आप 27 ध्यान रख लेना। कमरे का सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसी को केल्विन में देखें तो 300 डिग्री केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट, मानव का सामान्य तापमान, मनुष्य का जो सामान्य तापमान रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान रखना, जब हम डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में नापता है हमारा, क्योंकि उसके पास क्या होता है, मरकरी बना होता है, तो फ़ारेनहाइट में नापता है। तो मानव का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6। जैसे 98.8 या 9 होता है तो आपको बुखार फील होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 98.6। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है आपका टेम्परेचर, ठीक है। अगर सेल्सियस में पूछे एग्जाम में तो 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में पूछे सामान्य तो 98.6, और अगर केल्विन में पूछे तो 310 डिग्री केल्विन। यही 3 टेम्परेचर पूछे जाते हैं। अभी मैंने तीनों का रिलेशन लिख रखा है, वो समझाऊंगा। जल का क्वथनांक, यानी जल कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। सेल्सियस पूछे तो 100 डिग्री। अगर पूछे कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल उबलता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर पूछे कितने डिग्री केल्विन पे जल उबलता है, तो 373 डिग्री केल्विन। ये ध्यान रखनी है बातें कि भाई जल पेपर में यही आता है कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अगर पूछ लिया केल्विन पे तो एकदम भूल जाओगे, तो याद रखना 373 केल्विन। पूछे कितने फ़ारेनहाइट पे, 212 फ़ारेनहाइट। पूछे कितने सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल का यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 212 और केल्विन में 373। इसी प्रकार मानव का पूछे 37, फ़ारेनहाइट में 98.6, केल्विन में 310। इसी प्रकार कमरे का पूछे सामान्य तापमान 27, फ़ारेनहाइट पूछे 80.6, केल्विन पूछे 300। इसी प्रकार जल का पूछे बर्फ बनना 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पूछे तो 32 और केल्विन पूछे तो 273। ये हो गए टेम्परेचर। अब बहुत ध्यान समझना, एक फॉर्मूला होता है C/100 इजिकल टू F - 32/180 R/80 K - 273/100। तो आपको इसे ध्यान नहीं रखना है ना, आपको ध्यान रखना है इसे क्यों ध्यान नहीं रखना, क्योंकि इन सब में 20 से मल्टीप्लाई करी तो 20 पंजे 100, 20 ने 180, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। तो यही वाली बात काट कर दी 5 9 4 5। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसे मैं अलग स्लाइड पे लिखता हूँ। देखो, आपको याद रखना है C/5 इजिकल टू F - 32/9 और इजिकल टू जो K वाली बात है, R को छोड़ेंगे, K वाला लेंगे, K - 273/5, K - 273/5। R को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ बच्चों, क्योंकि R की बात मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं साइंस में बताऊंगा, फिर भी R को बाद में भी बता दूंगा, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखना। ये C यानी सेंटीग्रेड या सेल्सियस बोल दो, F यानी फ़ारेनहाइट और K यानी केल्विन। ये सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या है, आपका संबंध है ये तीनों में। अब देखो ध्यान से, अगर आपको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पूछे तो इन दोनों को ले लो, अगर आपको सेंटीग्रेड और केल्विन पूछे तो इन दोनों को ले लो, अगर आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन पूछे तो इन दोनों को ले लो, ऐसे हम ले सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। अभी हमने देखा था कि जल जो जमता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो मैंने कहा कि जल यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमेगा। तो अब जरा समझो, हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जम रहा था, तो सेल्सियस का मतलब सेल्सियस की जगह रखा 0 डिवाइड बाय 5 इजिकल टू F - 32/9।
क्योंकि फ़ारेनहाइट में पूछा उसने सेल्सियस में देकर, तो यहाँ से मैंने सॉल्व करा। 0/5 तो 0 हो जाएगा, 9 वहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म तो हो गई 0, तो बचा f माइनस 32 बराबर 0। दोबारा समझा रहा हूँ, 0/5 0, 9 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा f माइनस 32 बराबर 0। अब अगर मैं f की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगी इधर जाके 32, तो यह बराबर आ गया 32 डिग्री। इसका मतलब है अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जमता है तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पे जमेगा। यही मैंने यहाँ पर लिखवाया था, देखो 0 डिग्री और 32 डिग्री। अगर केल्विन का संबंध पूछे सेल्सियस के साथ तो देखो इसे यहाँ पे रखता हूँ, C कितना था 0 डिग्री, रखो 0 डिग्री, मैं यहाँ आ जाता हूँ थोड़ा, रखो 0 डिग्री, दिख रहा है सबको, 0/5। अब किसको लेना है, अब इस वाले को लेना है, इसको और इसको, जिसका संबंध पूछा उसे लेना है। अब लिया बराबर में K माइनस 273 डिवाइड बाई 5, तो 0/5 तो 0, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 0, तो K माइनस 273 इजिकल टू 0, 273 उधर चला जाएगा तो K इजिकल टू 273 डिग्री केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है तो कितने केल्विन में जमेगा 273 पे। इस रिलेशन से निकाला हमने। इस रिलेशन को फिर देखो यहाँ पर आप लोग, यही तो दिखा रहा था कि जल का तापमान 0 पे अगर जम रहा है तो इसमें 32 में और यहाँ 273 में, यही तो निकाला मैंने भी। अगर ये 0 है तो F 32 आया, और अगर ये 0 है तो K 273 आया। तो आप पेपर में अगर ये याद भी नहीं होता चार्ट और ये फॉर्मूला पता है और एक वैल्यू पता है तो आप आराम से निकाल लोगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितने डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, नोट करके लिख लेना, कितने डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। तो आंसर है -40 डिग्री। मैं इसको यहीं सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, मैं यहीं दिखाता हूँ इसको सॉल्व करके तो आपको समझ में आएगा। हमने कहा कितने डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, तो हमने लिखा -40, तो C की जगह रखो -40, ये रखा हमने -40। जब बच्चों सही दिख रहा है इस मार्कर से एक बार ये देख लो, मैं देख लेता हूँ, हाँ सही दिख रहा है, -40, -40/5। ये फॉर्मूला याद नहीं रखना आप लोगों को, आपको ये याद रखना है बस, R छोड़ देंगे अभी, R के लिए मैं बताऊंगा क्या होगा। -40/5 बराबर में फ़ारेनहाइट की जगह -40 ही रखना है। कहा कितने टेम्परेचर पर, कितने तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, तो -40/5। फ़ारेनहाइट की जगह भी, F की जगह -40 रखो, -40 और आगे -32 है तो -32 रखो, -32 डिवाइड बाय 9। जरा सॉल्व करो इसको, -40 और 5, तो इसे ऐसे रखो -40/5 इजिकल टू -40 -32 -72, तो माइनस के 72 डिवाइड बाय 9। काट के देखो, 9 अट्ठे 72 -8 और 5 अट्ठे 40 -8, तो -8 बराबर -8 आ गया। तो यानी -40 डिग्री टेम्परेचर पर, -40 डिग्री टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि सेल्सियस को किसने दिया, फ़ारेनहाइट को किसने दिया, र्यूमर को किसने दिया, केल्विन को किसने दिया, तो कल मैं उसी की बात करूंगा, तब मैं र्यूमर के बारे में आपको बताऊंगा। अभी आपके लिए यही है जल का तापमान, ये इतना फ़ारेनहाइट, इतने केल्विन। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मानव का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापमान आप ऐसे निकाल करके, फॉर्मूला लगा करके ऐसे निकाल के देखना, ऐसे छोड़ो से तो तुम कर लोगे। मैंने कहा कि एक वस्तु का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे फ़ारेनहाइट और केल्विन में निकाल के बताओ। अब ये क्वेश्चन आपका, जिसका आ जाए वो मुझे अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताए, मैं बताऊंगा सही है या गलत है, क्योंकि जितना यार करोगे तभी नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। मैंने बिल्कुल ऐसे पढ़ाने की कोशिश करी है जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन दिया है कि 28 डिग्री टेम्परेचर पर, 28 डिग्री टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, या ऐसे लिखो 28 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और केल्विन में बदलो, 28 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और केल्विन में बदलो, तो आप मुझे बदल के बताना, ये फॉर्मूला लग जाएगा, इससे सारे हो जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को आज 1 लाइनर क्वेश्चन में एक तो तापमान बताए और एक भारत के भौगोलिक नाम बताए। यहीं पे हम क्लास को फिनिश करते हैं। अगले दिन जो कल मैं बताऊंगा वो मैं बताऊंगा आपको फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, र्यूमर,
केल्विन, इनके खोजकर्ता कौन थे, इन्हें किसने दिया, है ना, इन सब के बारे में कल मैं आपको बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।